कल आपको पृष्ठ तनाव का चैप्टर चल ही रहा है। उस पृष्ठ तनाव के चैप्टर में किसी भी द्रव के पृष्ठ में संचित ऊर्जा का व्यंजक निकलवाया गया था, ठीक है ना। किसी द्रव के पृष्ठ में संचित ऊर्जा का जो व्यंजक है वो निकलवाया गया था और वो था P बराबर W/डेल्टा A। T = W/डेल्टा A, या यहां से कार्य बराबर कार्य या ऊर्जा, किसी द्रव के पृष्ठ में संचित ऊर्जा W का मान होगा P × डेल्टा A। इस सूत्र का प्रयोग आंकिक सवाल में किया जाएगा, ठीक है। कहां किया जाएगा? जैसे आपको दिया हुआ है कि द्रव का कोई पृष्ठ है, आप जानते हैं कि द्रव के पृष्ठ में क्या लगता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता क्या है? पृष्ठ तनाव जो है वह बल होता है जो द्रव के क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है। हर द्रव की सतह पर लगने वाला वह बल जो द्रव के पृष्ठ को कम से कम रखने का प्रयास करता है, उस बल को ही कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो अगर द्रव की सतह को कम से कम रखने का प्रयास कर रहा है वो, और हम उसको खींच करके बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, द्रव के पृष्ठ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब कि पृष्ठ तनाव के विरोध में हम बल लगा रहे हैं और बल लगाकर कार्य कर रहे हैं, तभी तो फैलेगा। अरे उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है और हम उसको बढ़ा करके 12 वर्ग सेंटीमीटर करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप 2 वर्ग सेंटीमीटर अगर बढ़ाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा अगर ये निकालना है तो क्या होगा? T मतलब उस द्रव का पृष्ठ तनाव जो कि फिक्स रहता है, वो दिया रहेगा, सवाल में वो दिया रहेगा। डेल्टा A का मतलब क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, मतलब कितना आपने क्षेत्रफल को बढ़ाया है वही क्षेत्रफल को आप प्राप्त कर लीजिए। तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि अगर मिल जाएगी आपको तो उसी में पृष्ठ तनाव से गुणा कर देंगे, तो कितना कार्य आपने किया है, जितना ही कार्य आप करेंगे उतनी ही ऊर्जा उस पृष्ठ में संचित हो जाएगी। उसे हम कहेंगे द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा, ठीक है, या द्रव की पृष्ठ ऊर्जा उसे कहते हैं, ठीक है। यहां तक एक क्वेश्चन है, सवाल है, नोट कर लीजिए उसको। सवाल क्या है? जल की बूंद होगी या पारे की बूंद होगी, ऐसे मिलाक बनेगा वो, ठीक है। जल की R मीटर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को, जल की एक बूंद है, बड़ी बूंद है ये, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है R। जल की एक बड़ी बूंद की त्रिज्या कितना है? R है। इसको 1000 छोटी एक समान बूंदों में विभक्त किया गया है। जो एक बूंद है इसको क्या किया गया है? 1000 छोटी बूंदों में बांटा गया है। 1000 छोटी बूंदों में इसको विभक्त किया गया है, या 1000 छोटी बूंदों में इसको बांटा गया है। जल की एक बड़ी बूंद है, उसकी त्रिज्या है कैपिटल R, इसको एक समान 1000 छोटी बूंदों में डिवाइड किया गया है या इसको बांटा गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है बूंद को विभाजित करने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? 2.592 पाई R²। कार्य वर्ग डन जो है 2.592 पाई R²। कितना कार्य करना पड़ रहा है? ये किया गया कार्य जो दिया हुआ है 2.592 पाई R², ये कार्य जो है वो करना पड़ रहा है। तो निकालना क्या है? जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से आते हैं। एक बड़ी बूंद है जल की, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, इसको 1000 छोटी छोटी बूंदों में बांटा गया है, ठीक है। तब कार्य कितना करना पड़ा? W बराबर 2.592 पाई R² के बराबर कार्य करना पड़ा। तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? समझ गए बात को? ये निकालना है।
तो आपको देखिए जो बेसिक फार्मूला आपका यही है, W बराबर T इंटू डेल्टा ए। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, W मतलब किया गया कार्य या जो ऊर्जा उसके अंदर संचित है उसका मान तो दिया गया है, इसमें कुछ आपको सोचना ही नहीं है, ये दिया गया है। कैपिटल टी का मान निकालना ही है। डेल्टा ए क्या है, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। पहले एक बड़ी बूंद थी तो उसके पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, किससे निकलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर से। 4 पाई आर स्क्वायर किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो बूंद जो हमारी है वो गोलाकार है, उस बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। उसको 1000 छोटी छोटी बूंदों में बांटा गया है, ठीक है। तो एक बूंद का, एक छोटी बूंद का जो क्षेत्रफल है पृष्ठ का वो हम देख लेंगे, उसके बाद 1000 बूंद का क्षेत्रफल कितना होगा वो देख लेंगे। तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जब 1000 छोटी छोटी बूंदों का अपने क्षेत्रफल मिलाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, एक बड़ी बूंद का क्षेत्रफल कम रहेगा, तो घटा देंगे जब हम तो मिल जाएगा क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, आयतन जो है भले ही आपने उसको एक बूंद को 1000 में बांट दिया हो या 2000 में आप बांट दें या केवल आप 10 बूंदों में बांट दें, ठीक है, लेकिन बूंद का आयतन तो वही रहेगा। एक बड़ी बूंद है, उसी में से छोटी छोटी बूंदें निकली हुई हैं, इसलिए एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000 छोटी बूंदों का आयतन। ये सब में यही करेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट होते हैं, सब में आप यही करेंगे। अगर 27 बूंदों में बांटा गया है तो लिखेंगे एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंद का आयतन। यहां पर 1000 बूंदों में बांटा गया है तो एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000 छोटी बूंदों का आयतन। तो ये हो जाएगा आपका एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000 छोटी बूंदों का आयतन। एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000 छोटी बूंद का आयतन। मान लीजिए जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या तो r दिया हुआ है, छोटी बूंद की त्रिज्या हमको नहीं पता है, समझ गए बात को। छोटी बूंद की त्रिज्या नहीं पता है तो मानेंगे स्मॉल r। स्मॉल r छोटी बूंद की त्रिज्या है और कैपिटल R बड़ी बूंद की त्रिज्या है, ठीक है। तो अगर बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है तो बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा, किसी भी गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ये एक बूंद का आयतन है, इसी को बांट करके बनाया गया है, 1000 छोटी बूंदें बनाया गया है। एक छोटी बूंद का आयतन पूछा जाए आपसे तो आयतन का वही सूत्र लगेगा 4/3 पाई r क्यूब, केवल r आपका स्मॉल हो जाएगा क्योंकि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है, इसलिए छोटी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन ये एक छोटी बूंद नहीं है, इसी तरह से 1000 छोटी बूंदें मिल करके तब इस बड़ी बूंद के बराबर हुई है। 1000 छोटी बूंदें मिल करके उनका आयतन मिल करके तब एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर हुआ है। अब यहां से 4/3 पाई कट जाएगा, क्या मिलेगा, r क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 r क्यूब। ऐसे घनमूल ले लीजिए इसका तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा 10r। इसका मतलब कि बड़े बूंद की त्रिज्या छोटे वाले बूंद की त्रिज्या की 10 गुनी है, या छोटे भाषा में आप कहें इसको तो छोटी बूंद की त्रिज्या बड़े बूंद की त्रिज्या की 1/10 है। छोटे बूंद की त्रिज्या बड़े बूंद की त्रिज्या की 1/10, ठीक है। अब त्रिज्या इसकी निकल गई बड़े बूंद के पदों में छोटे बूंद की त्रिज्या, तो हम देखेंगे कि बड़े बूंद का क्षेत्रफल कितना था, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फिर देखेंगे कि छोटी बूंद जो थी उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, और ऐसे ही अगर 1000 बूंदें हो जाएं तो उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तब हम देखेंगे कि पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो एक बूंद जो हमारे पास है, एक बूंद छोटी वाली, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा
4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात हो रही ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 पाई आर स्क्वायर यह एक छोटी बूंद का क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। और 1000 बूंदों बांटा गया है तो पूरे 1000 बूंदों के पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? समझ गए बात को? एक बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ ये, इसी में 1000 से गुणा किया तो 1000 बूंदों के पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और एक बड़ी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, बड़ी बूंद का है, इसी में से घटा दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना? एक बड़ी बूंद जो है उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है और 1000 छोटी छोटी बूंदें हैं उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है। तो घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी हुई। देखिए स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के पदों में ये है। स्मॉल आर इक्वल टू क्या है? r/10। यहां रखेंगे हम तो हो जाएगा 1000 गुणे 4 पाई, स्मॉल आर की वैल्यू r/10 हो जाएगी तो वर्ग यहां लगाएंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 100 यहां कटेगा, यहां पर एक बिंदु बचेगा तो 4 पाई है और गुणे 0 तो हो जाएगा 40 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है ही है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 40 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे आप तो मिलेगा 36 पाई आर स्क्वायर, 36 पाई आर स्क्वायर। यही जो है बढ़ोतरी हो गई, 36 पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। क्लियर हो गया होगा इसमें, है ना? अब क्षेत्रफल में वृद्धि जो डेल्टा ए है वो हमको ज्ञात हो गया है, डब्ल्यू हमको दिया ही गया है, तो हमको निकालना क्या है? पृष्ठ तनाव निकालना है। इसी सूत्र में हम रखेंगे डब्ल्यू जो कार्य किया गया है वो दिया गया है, क्या दिया गया है? 2.592 पाई आर स्क्वायर, 2.592 पाई आर स्क्वायर। ये डब्ल्यू की जगह हो गया बराबर कैपिटल टी निकालना ही हमको है। डेल्टा ए क्या है? ये क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि है और वो हमको पता है कितनी है? 36 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी 2.592 डिवाइड बाई 36, ठीक है ना? 36 से भाग कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.072। क्या है इसका मान? 0.072 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम अगर 10 की घात में व्यक्त करना चाहें तो 7.2 गुणे 10 घाते माइनस 2, 7.2 गुणे 10 घाते माइनस 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जहां तक पढ़ाया गया था आपको उसके आगे चलते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है, जब भी यहां पर हम कुछ लगाएं तो आप उसी समय एडवांस इसको उतारते रहिए, स्टेप टू स्टेप। ठीक है, केवल कहानी की तरह आप सुनेंगे तब वो किसी काम का नहीं। अगला जो टॉपिक है वो है द्रव की, है ना, पृष्ठ पर द्रव के ऊपरी पृष्ठ की आकृति, द्रव के ऊपरी पृष्ठ की आकृति। क्या इसका आशय हुआ? इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय यह हुआ कि अगर कोई पतली नली है, यदि कोई पतली नली है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई बहुत पतली नली है, इसको आगे हम समझेंगे। इसको हम कहते हैं केस नली। क्या कहते हैं? केस नली कहते हैं इसको। ठीक है, अगर ये क्या है? ये नली है ये, ठीक है, इसमें जल भरा जाए। क्या भरा जाए? जल, पानी। तो किसी पतली नली में अगर जल को भर दिया जाए तो इसका पृष्ठ जो होता है, ऊपरी पृष्ठ,
ये अवतल हो जाता है। कैसा हो जाता है? अवतल हो जाता है। द्रव का जो ऊपरी पृष्ठ है ये अवतल हो जाता है। अगर किसी अवतल बहुत ज्यादा नहीं होगा, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन अगर बारीक नली है, पतली नली है, तो ये दिखाई पड़ सकता है। और अगर इसी नली में क्या किया जाए? पारा भर दिया जाए। पारा, आप जानते हैं पारा जो है एक धातु है, ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अन्य सभी धातुएं जो है ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा द्रव अवस्था में होते हुए भी एक धातु है। ठीक है। जब पारे को आप भरते हैं किसी पतली नली में तो इसका तल उत्तल हो जाता है। पारे का तल उत्तल हो जाता है, जबकि जल जो होता है इसका तल अवतल रहता है, दबा रहता है। पारे का तल उभरा रहता है और जल का तल जो है वो दबा रहता है। ठीक है। क्यों ऐसा होता है? आखिर क्यों ऐसा होता है? देखिए, जो द्रव कांच को भिगोते हैं, जो द्रव कांच को भिगोते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कांच की नली में उस द्रव को भर करके हम जो है गिरा दें, तो गिराने पर कुछ न कुछ द्रव के अणु जो है वो कांच की दीवारों से चिपके रहेंगे। ठीक है। कुछ न कुछ द्रव के अणु कांच की दीवारों से चिपके रहेंगे। वो समझ रहे बात को? लेकिन पारे को भर करके अगर हम नली में से गिरा दे, बाहर पारे को गिरा दे, तो पूरा पारा बाहर निकल जाएगा और नली आपकी सूखी रहेगी। ठीक है। तो पारा जो है कांच को नहीं भिगोता, ये पढ़ाया गया है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पारा कांच को नहीं भिगोता है और द्रव जो है, जल जो है वो कांच को भिगोता है। क्यों ऐसा होता है? आसंजक संसंजक बल के नाते वो बताया गया, उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर क्यों तल अवतल होता है, क्यों उत्तल होता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहां पर जब आपने द्रव को भर दिया किसी नली में, ठीक है, तो यहां पर जो संपर्क वाले कण होते हैं, जो भी संपर्क वाले कण है, नली ऐसे बेलनाकार है तो चारों दीवारों के संपर्क में, मतलब बेलनाकार दीवारों के संपर्क में क्या है? जल है। ठीक है। नली पतली सी बिल्कुल है, चारों दीवारों के संपर्क में क्या है? जल है। तो जल के अणु जो कांच की दीवारों के संपर्क में है, वह आसंजक बल के नाते, आसंजक बल तो जानते होंगे, दो विपरीत प्रकार के पदार्थों के बीच कार्य करने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। एक जल है और दूसरा कांच है। तो जल के अणु कांच के बगल में अगर हैं तो जल और कांच के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। और जल के ही, पानी के ही, जल के ही दो अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को संसंजक बल कहते हैं। तो यहां पर जब एक कण संपर्क में आता है तो संसंजक वाले बल जो होते हैं इसको अपनी तरफ खींचते हैं। कहां खींचते हैं? अपनी ओर खींचते हैं संसंजक वाले बल। भाई इधर पानी वाले कण है तो इस पानी वाले कण को अपनी ओर खींचेंगे, और आसंजक बल जो होता है वो बाहर की तरफ खींचता है। आसंजक बल बल्कि समझ लीजिए लंबवत काम करता है, बाहर की तरफ काम करता है। आसंजक बल ज्यादा होता है जल और कांच के बीच, जल और कांच के अणुओं के बीच जो आसंजक बल लगता है उसका मान ज्यादा होता है और संसंजक बल का मान कम होता है। इसीलिए कांच की दीवारों से जल वाले अणु चिपक जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आसंजक बल ज्यादा होगा, संसंजक बल कम होगा, इसलिए जब इनका परिणामी बनेगा वो परिणामी बाहर की तरफ होगा। परिणामी बाहर की तरफ होगा, इसका मतलब कि ये द्रव जो है वह ऊपर की तरफ उठेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो चारों दीवारों की तरफ जो है थोड़ा थोड़ा जो जल होता है वह ऊंचा उठ जाता है। जब किनारों का जल ऊंचा उठ जाएगा तो बीच में हल्का गड्ढा हो ही जाएगा, उसी को हम कहते हैं जल का तल अवतल हो गया है। अगर चौड़ा पृष्ठ है तो अवतल दिखेगा नहीं, वो छोटा सा पृष्ठ है, जब बीच वाले अणु जो है किनारों पर जाकर चिपक जाएंगे कांच की दीवारों से तो बीच वाला तल अवतल अपने आप हो जाएगा। ठीक है। इसलिए जब किसी द्रव जल को कांच में भरा जाता है तो उसका तल कैसा हो जाता है? अवतल हो जाता है। पारे में आइए, पारे में क्या होता है कि पारे के दो अणुओं के बीच, पारे के दो अणुओं के बीच
कार्य करने वाला संसंजक बल ज्यादा होता है, बल्कि आसंजक बल कम होता है। संसंजक बल ज्यादा होता है और आसंजक बल कम होता है। कहने का मतलब यहाँ पर पारे के बहुत सारे अणु हैं, तो पारे के जो अणु हैं वो पारे के अणु को खींचते हैं, उसको हम संसंजक बल कहते हैं। और पारे के अणु कांच की दीवारों से चिपके हुए हैं, उसको आसंजक बल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संसंजक बल का मान ज्यादा है, आसंजक बल का मान कम है। इसलिए यहाँ पर जो है आसंजक बल छोटी लाइन बनी हुई, यहाँ बड़ी लाइन बनी हुई थी, आसंजक बल कम ज्यादा होता था, ये छोटी लाइन बनी हुई है और संसंजक बल ज्यादा है, तो बड़ी लाइन बनी हुई है। अब इसमें आप जब इसका परिणामी निकालेंगे तो परिणामी जो है वो अंदर की तरफ आएगा। एक बनाते हैं समांतर चतुर्भुज, दो बलों का परिणामी निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। आप पढ़ेंगे जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में वेक्टर जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वहां पे, तो परिणामी अंदर की तरफ आता है। जब अंदर की तरफ आएगा इसका मतलब कि जब आपने पारे को भर दिया तो अंदर की ओर सारे अणु जो बल लगा रहे हैं, जब किनारे वाले अणु अंदर आ जाएंगे तो बीच वाला बल उभरा हो जाएगा। ठीक है, तो किनारे वाले अणु जो है अंदर की तरफ खींच करके आएंगे तो बीच का जो तल है वो उभरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए पारा जो है जब किसी नली में भरा जाता है तो उसका तल कैसा हो जाता है, उत्तल हो जाता है। तो पारे का तल उत्तल हो जाता है, ठीक है ना, और इसका जो तल है वो अवतल हो जाता है, जल का तल। ठीक है, कितना बात समझ आई? अच्छा, फिर देखिए एक परिभाषा पूछी जाती है, क्या संपर्क कोण क्या है? संपर्क कोण या इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल, संपर्क कोण क्या है? आपको बताया गया ये कि जल को जब हम भरते हैं किसी कांच की नली में, जब हम जल को किसी कांच की नली में भरते हैं, जल को हम किसी कांच की नली में भरते हैं, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, जल के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब जल का पृष्ठ कैसा है, अवतल है, देख रहे ध्यान से, जल का पृष्ठ अवतल है, इस पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। किसी भी वक्राकार पृष्ठ पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हो आप, तो जल का पृष्ठ यहाँ पर कैसा है, अवतल है, इस अवतल पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा ये हो गई, और कांच की नली के समांतर खींची गई लंबवत रेखा नीचे की तरफ हो गई, ये रेखा। ठीक है, तो कांच की नली के समांतर जाने वाली नीचे की तरफ रेखा और जल के पृष्ठ पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, इन दोनों के बीच के कोण को हम कहते हैं संपर्क कोण। ठीक है, तो जो अवतल पृष्ठ होता है उसमें संपर्क कोण का मान न्यून कोण होता है, ये न्यून कोण है, 90 से कम है ना ये। अगर यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ पर जो पारा हमारा है उस पारे का पृष्ठ कैसा है, उत्तल है, देख रहे हो ना, यहाँ पे पारे का पृष्ठ कैसा है, ये उत्तल है, तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगी, और अंदर की तरफ जो रेखा हम खींचेंगे वो ये रेखा हमारी हो जाएगी, मतलब नली के समांतर नीचे की तरफ खींची गई रेखा नीचे वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा थीटा, इसको भी हम संपर्क कोण कहेंगे, लेकिन ये संपर्क कोण पारे के लिए 100 मतलब 90 से ज्यादा होता है, अधिक कोण होता है। तो पारे के लिए संपर्क कोण का मान अधिक कोण होता है, अर्थात 90 से ज्यादा होता है, जबकि जल के लिए या ऐसे सभी द्रव जो कांच को भिगोते हैं, ऐसे सभी द्रवों के लिए जो संपर्क कोण होता है वो 90 से कम होता है, अर्थात न्यून कोण होता है। बात क्लियर हो गई? संपर्क कोण की परिभाषा आप लिख सकते हैं, लिखिएगा परिभाषा को। संपर्क कोण है क्या? द्रव व ठोस के किसी संपर्क बिंदु, द्रव व ठोस के किसी संपर्क बिंदु से, द्रव व ठोस के किसी संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर
द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को ठोस व द्रव के लिए संपर्क कोण कहा जाता है। आप इसको अलग से नई लाइन से भी लिख सकते हैं। जल के लिए संपर्क कोण का मान न्यून कोण होता है। जल के लिए संपर्क कोण का मान न्यून कोण होता है, जबकि पारे के लिए इसका मान अधिक कोण होता है। पारे के लिए इसका मान अधिक कोण होता है। तो आप ये परिभाषा भी इसको याद कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो हमने आपको न्यूमेरिकल बताया, उस न्यूमेरिकल के आधार पर और भी अगर सवाल हैं तो आप लगा लीजिएगा। अब इसके अगला जो टॉपिक है वो बताया जाएगा आपको। वीडियो आप रेगुलर वॉच कीजिए, सारा क्रम से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप रेगुलर वॉच करेंगे तो आपको सब नॉलेज हो जाएगा। और गैपिंग कर देंगे, अगला टॉपिक कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है।